नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी रीजनिंग की है और ये पार्ट 48 है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें दिया है कुत्ता, बिल्ली और लेब्राडोर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें चार जो है डायग्राम दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सा डायग्राम जो है फॉलो करता है। तो हम जो है सबसे लास्ट से शुरू करते हैं दोस्तों। तो यदि मैं अंदर वाले को लेब्राडोर कहूँ, बाहर वाले को डॉग कहूँ और इसके बाहर यदि मैं कैट कहूँ, तो दोस्तों क्या कैट डॉग के अंदर आती है क्या? तो नहीं आती है। तो ये वाला जो डायग्राम है हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे वाले डायग्राम को यदि हम देखें, मैं अंदर वाले को डॉग कहूँ, बाहर वाले को लेब्राडोर कहूँ और इसके बाहर यदि मैं कैट कहूँ, तो कुछ कैट क्या लेब्राडोर के अंदर आती है क्या? तो नहीं आती। तो ये वाला जो डायग्राम है ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। सेकंड वाले को यदि हम देखें, यदि मैं बीच वाले को डॉग कहूँ, इसके बाहर लेब्राडोर कहूँ और इसके बाहर यदि मैं कैट कहूँ, तो कुछ कैट के डॉग के अंदर आती हैं क्या, या कुछ डॉग कैट के अंदर आते हैं क्या? तो नहीं आते। तो ये वाला डायग्राम भी हमारा क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। यदि मैं पहले वाले डायग्राम को देखूं, अंदर वाले को मैं लेब्राडोर कहूं, बाहर वाले को डॉग कहूं और इसके बाहर यदि मैं कैट कहूं, तो दोस्तों कैट के लेब्राडोर डॉग के अंदर आते हैं, लेकिन कैट जो है इन दोनों से ही अलग हो जाएगी। तो ये वाला जो डायग्राम है यही हमारा क्या है, सही फॉलो करता है। तो यही हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला जो आंसर है ये हमारा सही जो है डायग्राम सही फॉलो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, एक पासे के फलकों पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 संख्या अंकित है। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा? यानी कि दोस्तों 50 वाले के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों दो डाइस दिए हुए हैं और दो डाइस हमें में से देखना है कि कौन सी डाइस में संख्या हमें कॉमन दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कॉमन संख्या देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, और यदि दोस्तों कोई संख्या हमें कॉमन दिखती है तो दिए गए कॉमन संख्या से क्या है, हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है 60 दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें क्या है 60 दिख रहा है। दोनों ही डाइज में हमें कौन सी संख्या कॉमन दिख रही? 60 वाली संख्या कॉमन दिख रही। तो दोस्तों अब हम क्या है दी कॉमन वाली संख्या से क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो 60, 40 और 30। तो 60, 40 और 30। इधर से भी हम काउंट करेंगे तो 60, 10 और 20। तो 60, 10 और 20। अब दोस्तों हमें कितनी संख्या दी थी? तो 10 दी है, 20 दी है, 30 दी है और 40, 50 और 60 इतनी हमें संख्या दी हुई है। अब दोस्तों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी तक कौन कौन सी संख्याएं आ चुकी हैं। तो 10 भी आ गई, 20 भी आ गई, 30 भी आ गई, 40 भी आ गई और 60 भी आ गई। अभी तक कौन सी संख्या नहीं आई है? तो 50 अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है 20 का अपोजिट 30 हो जाएगा और 30 का अपोजिट 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का अपोजिट 40 हो जाएगा और 40 का अपोजिट जो है 10 हो जाएगा। अब दोस्तों 60 का अपोजिट 60 कभी हो सकता है क्या? तो 60 का अपोजिट 60 कैसे आ सकता है? तो 60 का अपोजिट 60 जो है नहीं आएगा। इसकी जगह अभी तक जो संख्या नहीं आई है वही क्या है इसका अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 60 का अपोजिट 50 हो गया और 50 का अपोजिट यहाँ पर क्या 60 हो जाएगा। तो हमसे किसका पूछा है कि 50 का अपोजिट क्या होगा? तो 50 का अपोजिट 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला जो आंसर है यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जब भी आपको ऐसा डाइस देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप कॉमन संख्या को देखें कि क्या हमें कॉमन दिख रहा है, और यदि हमें कोई संख्या कॉमन दिखती है तो उसी संख्या से क्या है हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, और जिसका भी अपोजिट पूछेंगे हम आसानी से जो है फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक कूट भाषा में दिनेश को 12, 27, 42, 15, 57 और 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार विराट को 66, 27, 54, 3 और 60 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में गौतम को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है दिनेश और विराट की कोडिंग दी हुई है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यदि दोस्तों इनका लॉजिक हमें पता चल जाएगा तो इसी लॉजिक से हम गौतम की भी कोडिंग में लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों डी का जो प्लेस स्थान होता है, यानी कि जो डी की कोडिंग होती है वो 4 होती है। आई हमारा 9 पर होता है, एन हमारा 14 पर होता है, ई हमारा 5 पर होता है, एस हमारा 19 पर होता है और एच हमारा 8 पर होता है। हमें यहाँ पर दोस्तों दिनेश की कोडिंग दी हुई है 12, 27, 42, 15, 57
और 24, ये हमें क्या है कोडिंग दी हुई है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम यदि 4 का 3 गुना करेंगे तो 4 तिया 12 होता है। यदि दोस्तों हम 9 का 3 गुना करेंगे तो 9 का 3 गुना करने पे 27 आता है। यदि हम 14 का 3 गुना करेंगे तो 14 तिया 42 होता है। यदि हम 5 का 3 गुना करेंगे तो 5 का 3 गुना 15 होता है। यदि दोस्तों 19 का हम 3 गुना करेंगे तो 19 तिया 57 होता है। और यदि हम 8 का 3 गुना करेंगे तो 8 तिया 24 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोडिंग का 3 गुना किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है कि कोडिंग का हमने 3 गुना करा, जिससे कि हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों यही लॉजिक जो है विराट में भी लगा है। अब इसी लॉजिक से हम गौतम की भी कोडिंग में क्या है लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या है गौतम में भी यही लॉजिक लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो जी हमारा 7 पर होता है, ए हमारा ए हमारा 1 पर होता है, यू 21 पर होता है, बी हमारा टी हमारा 20 पर होता है, ए 1 पर होता है और एम जो होता है हमारा 13 पर होता है। यदि दोस्तों हम 7 का 3 गुना करेंगे तो 7 का 3 गुना 21 होता है। 1 का यदि हम 3 गुना करेंगे तो 1 का 3 गुना करने पर 3 ही आएगा। यदि हम 21 का 3 गुना करेंगे तो 21 तिया 63 होता है। 20 का 3 गुना करेंगे दोस्तों तो 20 का 3 गुना जो होता है वो 60 होता है। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 3 ही आएगा। और 13 का 3 गुना करेंगे तो 13 तिया 39 आएगा। तो दोस्तों जो गौतम की कोडिंग होगी वो ये होगी 21 3 63 60 3 और 39। तो ऑप्शन ए हमें जो है दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करा हमने, इनकी कोडिंग का क्या है 3 गुना किया, जिससे कि हमारा आंसर जो है आसानी से आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह जो है तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों जो दूसरा अक्षर समूह है वो पहले वाले से संबंधित है, जो चौथा अक्षर समूह है वो तीसरे वाले से संबंधित है। तो दोस्तों जो 5वां अक्षर समूह होगा वो जो है चौथे वाले से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो 5वां अक्षर समूह आएगा वो कौन सा आएगा, हमें यही क्या है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या है एब्यूज दिया है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है लेटर कैसे इंटरचेंज हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है एब्यूज हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए जो लेटर है वो एज इट इज लिखा हुआ है और लास्ट लेटर भी क्या है एज इट इज यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पहला लेटर है वो पहले पे लिखा है और जो लास्ट लेटर है वो लास्ट पर ही लिखा है। जो बीच वाला लेटर है दोस्तों वो भी क्या है बीच में एज इट इज लिखा हुआ है। जो फर्स्ट सेकंड लेटर है वो लास्ट सेकंड पर आ गया है और जो लास्ट सेकंड वाला जो लेटर है वो फर्स्ट सेकंड पर आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लेटर कुछ इस प्रकार से इंटरचेंज हुए हैं। इसी तरीके से क्या है दोस्तों बिगनिंग में भी क्या लेटर चेंज हुए हैं। तो इसी प्रकार से क्या है बिगनिंग की भी जो है लेटर इंटरचेंज हुए हैं। तो बी जो है हमारा एज इट इज आ जाएगा और जो लास्ट लेटर है वो भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो बीच वाला लेटर है वो भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। ई जो है लास्ट सेकंड पर आ जाएगा और जो लास्ट सेकंड वाला लेटर है वो फर्स्ट सेकंड पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जो लेटर है वो कुछ इस प्रकार से इंटरचेंज हुए हैं। तो हम यही क्या है यही इसी तरीके से हम क्या है अदर के भी लेटरों को इंटरचेंज कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट पर रहेगा, जो लास्ट लेटर है वो लास्ट पर ही रहेगा, जो बीच वाला लेटर है दोस्तों बीच में ही रहेगा, जो फर्स्ट सेकंड वाला लेटर है वो लास्ट सेकंड पर आ जाएगा और जो लास्ट सेकंड वाला लेटर है वो फर्स्ट सेकंड पर आ जाएगा। तो दोस्तों जो अदर के लिए जो आंसर होगा तो वो क्या होगा OEHTR। तो OEHTR वाला जो होगा यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। जो अदर के लिए अक्षर समूह होगा वो OEHTR वाला होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या उसी तरह संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी है, यहाँ पर 12 36 6, यहाँ पर 18 54 और 9 दिए। तो हमें ये देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या संबंध है एक दूसरे का। तो यहाँ पर यदि दोस्तों हम 6 का दुगना करते हैं तो 6 का दुगना 12 होता है, जो कि यहाँ पर दिया है।
और यदि हम 6 का 6 गुना करते हैं तो 36 होता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है। ऐसे ही दोस्तों हम 9 का दुगुना करेंगे तो 9 दूना 18 होता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और 9 का यदि हम 6 गुना करेंगे तो दोस्तों 54 होता है, जो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों जो इनमें रिलेशन है वो कैसा है, पहले 6 का दुगुना हुआ है, फिर 6 का 6 गुना हुआ है। उसी प्रकार फिर 9 का दुगुना हुआ है, फिर 9 का 6 गुना हुआ है। तो अब हमें इसी जो रिलेशन जो इनमें हैगा, अब यही रिलेशन हमें ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में हमें ऐसा रिलेशन बनता हुआ दिखता है। तो दोस्तों पहले वाले ऑप्शन को हम देखेंगे तो 16 का दुगुना 32 होता है, लेकिन यहाँ पर 28 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 14 का दुगुना 28 होता है, लेकिन 14 का 6 गुना 86 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा दोस्तों गलत। तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, 14 का दुगुना 28 होता है और 14 का 6 गुना 84 होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चौथे वाले ऑप्शन में हम देखेंगे 14 का दुगुना 28 होता है, लेकिन यहाँ तो 26 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला जो है यही हमारा क्या है, आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 14 का दुगुना होता है 28 और 14 का 6 गुना होता है 84। तो यही वाले ऑप्शन में हमें क्या है, रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है कि पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 6 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। और ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों हमें ऐसा ही रिलेशन देखना पड़ता है कि जो रिलेशन हमें इनमें दिखा है वही के वही रिलेशन हमें ऑप्शन में भी दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 का दुगुना हुआ, फिर 6 का ही 6 गुना हुआ, ऐसे ही यहाँ पर 14 का दुगुना हुआ और ऐसे ही यहाँ पर क्या है 14 का 6 गुना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6 से निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यहाँ पर जो है सीरीज दी हुई है, तो दोस्तों जो हमें सीरीज दी हुई है ये क्या है, बढ़ती हुई हमें दिख रही है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो भी क्या है, बढ़ता हुआ ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 25 से संख्या 40 हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। 40 से संख्या 70 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। 70 से संख्या 115 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितने का अंतर है, 45 का अंतर है। और 115 से संख्या 175 हो गई, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 60 का अंतर है। तो दोस्तों अगली संख्या में हम कितना जोड़े कि जो हमारा अंतर है कितना आए, हमें अभी ये पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है, यदि हम इनके बीच में भी हम अंतर देखें तो यहाँ पर भी 15 का अंतर है, इनमें भी 15 का अंतर है और इनमें भी दोस्तों 15 का अंतर है, तो यहाँ पर जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो दोस्तों 60 में भी 15 का अंतर होगा, तो 60 में जब हम 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और जब हम 175 में 75 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 250 आ जाएगा। तो दोस्तों 250 जो है यही हमारा क्या है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम अंतर में भी अंतर नहीं देखे तो इसमें एक और लॉजिक लग सकता है। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इनमें जो अंतर है वो क्या है, समान है, 15-15 का अंतर है। तो 60 में हमने 15 जोड़ दिया तो 75, और 175 में जब हमने 75 जोड़े तो 250 हमारा आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों यदि आप अंतर में भी अंतर नहीं देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा एक और जो है हमें पता चल गया है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। दोस्तों यहाँ पर जो है 15 का गुणा हुआ है, 15 का गुणा चल रहा है यहाँ पर, 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो अगला जो अंतर होगा वो 75 का होगा, क्योंकि 15 पंजे 75 होता है। और 175 में जब हम 75 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने अंतर में भी अंतर देखा तो हमारा आंसर सही आया, और यदि हम अंतर में भी अंतर नहीं देखें तो हमें देख करके ही यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो संख्या है कितना चल रही है, 15 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो भी हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 250 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सीरीज को देख करके हमें पता चल जाता है कि सीरीज जो है किस प्रकार से चल रही है। और जब भी आपको सीरीज बढ़ती हुई दिखती है तो वहाँ पर जो लॉजिक लगा है, या तो संख्या मल्टीप्लाई में चल रही है, या तो स्क्वायर या तो क्यूब में चल रही है। तो यहाँ पर जो संख्या है कैसी चल रही है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 15 का मल्टीप्लाई चल रहा है। तो हमें जो है सीरीज देख करके ही पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, संख्या किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और एक ही सीरीज में दोस्तों 2-2 3-3 लॉजिक भी लग सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है दोनों ही तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, 6 विद्यार्थी अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय और राम एक गोल मेज के परिकेंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। गीता और बॉबी के निकटतम पड़ोसी प्रणय हैं।
अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी है? तो दोस्तों जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है ना, हम वैसा ही यहाँ पर क्या है डायग्राम बनाएंगे और इनको क्या है बिठाएंगे। तो हमसे बोला है कि एक गोल मेज पर क्या है 6 विद्यार्थी बैठे हैं, तो हमने एक गोल मेज ले ली है और इन 6 का क्या है हम प्लेस स्थान बना देंगे। अब दोस्तों जैसा क्वेश्चन में बोला है हम इनको वैसा ही अरेंज करेंगे। पहला हमें बोला है कि राम जो है गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो राम जो है गीता के दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि गीता को मैं यहाँ पर बिठा दूँ। तो गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? राम बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम। आगे बोला गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है, तो गीता और बॉबी का जो निकटतम पड़ोसी है वो प्रणय है। तो दोस्तों यहाँ पर है कि गीता, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बॉबी, और बॉबी और गीता के बीच का पड़ोसी कौन है? प्रणय है, तो यहाँ पर हम बिठा देंगे प्रणय को। आगे बोला है अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो गीता के तीसरे स्थान से कौन बैठा है? अमन बैठा है, और वो भी दाएं तरफ से। तो गीता का दायां इधर होगा और तो अमन जो है यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो अमन है वो गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब दोस्तों हमारे कितने विद्यार्थी बैठ गए हैं? अमन बैठ गया, बॉबी बैठ गया, गीता, प्रणय और राम बैठ गए। 5 विद्यार्थी हमारे बैठ गए। अभी हमारा कौन सा विद्यार्थी नहीं बैठा है? तो चिंटू नहीं बैठा है, तो चिंटू यहाँ पर बैठ जाएगा। अब दोस्तों जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने वैसा ही सबको क्या है यहाँ पर बिठा दिया है। अब प्रश्न में हमसे बोला है कि राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो ये रहा राम और ये रहा बॉबी, और इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? अमन है। तो ऑप्शन सी जो है वही हमारा क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो राम और बॉबी का जो दोनों का निकटतम पड़ोसी है वो अमन है, और जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला है दोस्तों हमने इनको वैसा ही अरेंज करा है और हमारा जो है आंसर आसानी से आ गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बड़ी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, यदि हम उनके अक्षरों को दर्पण में देखेंगे तो जो उनकी मूल आकृति ही हमें दिखाई देगी, यानी कि जो अक्षर हमें जो दिखाई देते हैं वही अक्षर हमें दर्पण में भी क्या है एक जैसे ही दिखाई देंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जैसे दिखते हैं वो वैसे ही हमें क्या है दर्पण में भी नजर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दर्पण छवि के बाद जो अक्षर समान दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो उनकी संख्या 11 होती है। उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, एच आई होता है, एच होता है, आई होता है, ओ होता है, एम होता है, टी होता है, यू होता है, वी होता है, डब्ल्यू होता है, एक्स होता है और वाई होते हैं। तो दोस्तों 11 ऐसे अक्षर होते हैं जो अपनी मूल आकृति में ही दिखाई देते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये 11 अक्षर होते हैं जो अपनी मूल आकृति में दिखाई देते हैं। यदि इन अक्षरों को हम दर्पण में भी देखेंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे दिखते हैं ये वैसे ही क्या है हमें नजर आएंगे। तो दोस्तों यदि हम व्यंजनों की बात करें कि इनमें कितने व्यंजन होते हैं, तो इनमें जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। व्यंजन कितने हैं? इनमें 7 ऐसे व्यंजन है जो मूल आकृति में हमें दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो एच है, एम है, टी है, वी है, डब्ल्यू है और एक्स है और वाई है। तो दोस्तों ये जो है ये 7 व्यंजन होते हैं, और इनमें स्वर कितने होते हैं? तो स्वर इनमें जो होते हैं 4 होते हैं। एक तो ए है, एक आई है, ओ है और यू है। तो 4 दोस्तों क्या हो जाएंगे? 4 इनमें क्या है स्वर हो जाएंगे। तो 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो अपनी मूल आकृति में दिखाई देते हैं। यदि हम व्यंजनों की बात करें तो 7 व्यंजन होते हैं और 4 कितने होते हैं? स्वर होते हैं जो अपनी मूल आकृति में ही दिखाई देते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, कि जो दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी को यदि हम देखेंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उनकी मूल आकृति में ही दिखाई देंगे। तो ऐसे कितने अक्षर हैं? तो 11 अक्षर ऐसे हैं जो अपनी मूल आकृति में दिखाई देते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है हम वैसा ही क्या है यहाँ पर साइनों को रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डी का बोला है कि माइनस है, तो यहाँ पर हम डी की जगह माइनस का साइन लगा देंगे, तो -11। बी का अर्थ बोला है गुणा है, तो बी की जगह हम गुणा का साइन लगा देंगे, गुणा 5। सी की जगह बोला है कि प्लस का साइन आएगा, तो सी की जगह हम प्लस के साइन को रख देंगे, +45। और एक ही जगह बोला है भाग का साइन आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 भागित 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 70 - 11, 11 का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो 11 पंजे 55 होता है, प्लस 45 भागित 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 70 - 55 प्लस 9 पंजे 45 होता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों 70 में से यदि हम 55 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो 20 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन में हमें बोला है हमने वैसा ही यहाँ पर क्या है साइनों को रखा है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर जो है आसानी से फाइंड आउट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो यहाँ पर हमें दिया है सुस्त, निष्क्रिय और सुस्ती और जीवन। तो दोस्तों सुस्त, निष्क्रिय और जो सुस्ती होता है ये तीनों ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो जीवन होता है दोस्तों इन तीनों से ही क्या है अलग हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो इन तीनों से ही जीवन जो शब्द है यही क्या है भिन्न है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।